solubility of gases, solubility of gases in liquid। अब गैस को हमको डिजोल्व करना है तो किस पे डिपेंड करेगा, इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। तो लिखो यहाँ पे डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा। सबसे फर्स्ट नेचर ऑफ गैस, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे। कैसे नेचर ऑफ गैस पे, अरे जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है तुम डिजोल्व करो तो होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में पढ़े थे ना, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में क्या पढ़े थे कि जिसका लिक्विफाई होने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। तो जो लिक्विफाई जल्दी हो जाएगा वो हमारा जल्दी डिजोल्व हो जाएगा। तो लिखोगे कि गैस, द गैसेस विच इज easily liquefied more soluble in liquid। वो गैस हमारा क्या होगा, लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल होगा। दूसरा टर्म्स क्या है, दूसरा टर्म्स क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा। कैसे नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, सपोज करो कि गैस तुम सॉल्वेंट पे ऐड किए, उससे कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, इंटरेक्शन नहीं होगा तो डिजोल्व नहीं होगा। तो क्या कहोगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर गैस सॉल्वेंट में जाते ही आयोनाइज हो जाए, आयनिक फॉर्म में ब्रेक हो जाए, या इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जो यहां पे लिख दो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो क्या हो, ज्यादा हो गैस और लिक्विड में। गैस और लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा हो, अगर वैसा सॉल्वेंट लोगे तो वो जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। समझ में आ गया। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में मैंने बता दिया कि गैस के केस में हमेशा कुछ गैस हैं जो कि हायर टेम्परेचर पे भी क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, लेकिन मैक्सिमम गैस क्या होते हैं, लेस टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर कम है तभी डिजोल्व होंगे, ठीक है ना, तब उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। मैक्सिमम, कुछ हैं गैस जो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम गैसेस क्या होते हैं, टेम्परेचर कम करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और फोर्थ क्या है, फोर्थ वाला टर्म प्रेशर। और प्रेशर के लिए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम लोग जानते हो, सोडा वाटर जो होता है वो हाईली कंप्रेसिबल, मतलब बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके CO2 को वाटर के साथ डिजोल्व किया जाता है। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो यहाँ पे लिख दो कि प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम देखते हैं कि प्रेशर के टर्म में गैस को लिक्विड के साथ डिजोल्व करने के लिए सबसे पहले जो लॉ आया था वो हेनरी ने दिया था। किसने दिया था, हेनरी ने। तो देखो हेनरी लॉ क्या है, पहले उसको समझते हैं। अच्छा, हेनरी लॉ को तुम अच्छे से समझो, ठीक है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। हेनरी लॉ है क्या, पहले वो देखो। ये इसी में आ रहा है, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी के पार्ट में ही आ रहा है, गैसेस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड वाले ही पार्ट में आ रहा है। तो देखो हेनरी ने क्या कहा था, हेनरीज लॉ। हेनरी बोले थे कि अगर कोई भी सॉल्यूट है, कोई भी गैस है, अगर वो लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है तो गैस के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा, सॉल्युबिलिटी गैस के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा जो सॉल्यूशन के ऊपर हो। कैसे डिपेंड करेगा, तो चलो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि हेनरी लॉ कैसे बोले थे, ठीक है ना। तो लिखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, the solubility of gas in liquid is directly proportional to partial
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन, सरफेस ऑफ सॉल्यूशन या लिक्विड, ठीक है ना, सॉल्यूशन और लिक्विड। एक बात बताओ, यह हमारा स्टेटमेंट है, सबसे पहले स्टेटमेंट यही आया था, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये हम कोई भी सॉल्वेंट ले रहे हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट है बी, ठीक है ना, यहाँ पे कोई कंप्रेस करने के लिए पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ गैस है सब, ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल है। अब एक बात बताओ, इसको मैंने कंप्रेस कर दिया, क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, ये तो सॉल्वेंट ऐसे ही है, लेकिन कंप्रेस करने के बाद गैस है तो कंप्रेसिबल होता ही है, तो कंप्रेस होगा तो ये कुछ और पिस्टन नीचे आ जाएगा, तो मॉलिक्यूल जो दूर दूर थे वो अब पास पास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पास पास। जब पास पास होंगे तो एक बात बताओ कि वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर जो गैस है वो सॉलिड के अंदर जाना, लिक्विड के अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे। अब जब लिक्विड के अंदर जाएंगे तो उससे अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा और उसी में वो डिजॉल्व हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये तब तक डिजॉल्व होंगे जब तक एक और नया इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता, क्योंकि तुमको पता है ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है, कोई भी प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब जितना डिजॉल्व होना रहेगा उतना डिजॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद जो गैस नहीं डिजॉल्व हो जाएंगे वो उसी में रह जाएंगे, ठीक है ना। तो ये किस पे डिपेंड किया, प्रेशर पे डिपेंड किया, और किसके प्रेशर पे डिपेंड किया, ये जो पार्शियल प्रेशर गैस का है, क्योंकि वो पार्शियल प्रेशर पे ही ना डिपेंड किया। तो किस पे, सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। अब आओ इसी के टर्म में डाल्टन थे, डाल्टन ने अपना नियम दिया, बोला कि अगर ये सही है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की वो पार्शियल प्रेशर पे ही डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं सॉल्युबिलिटी को, यदि मैं सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में, सॉल्युबिलिटी को अगर मोल फ्रैक्शन से कंसीडर करें तो फिर कैसे लिख सकते हैं इसको। तो डाल्टन ने बोला था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन गैस का जो होगा वो उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ऐसे बोले थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज हेनरी लॉ, वो अब क्या है, इसी का जस्ट उल्टा, ये बोल दिया कि पार्शियल प्रेशर लिखो। अब ये है मेन हेनरी लॉ, ये जो हेनरी लॉ था ये क्या है, ऐसे ही बोल दिया गया, लेकिन सॉल्युबिलिटी तुमको तो डिफाइन है ना कि इसके टर्म में सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करोगे। सॉल्युबिलिटी का तो बस ये पता है कि सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा। यहां पे मैंने क्या बताया है कि सॉल्युबिलिटी डिजॉल्व तो होगा, सॉल्युबिलिटी गैस तो डिजॉल्व तो होगा, लेकिन किस टर्म में, तो यहां पे मैंने बताया कि मोल फ्रैक्शन के टर्म में। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा, पार्शियल प्रेशर इधर आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन इधर। तो ये हेनरी बोले थे द पार्शियल प्रेशर, the partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को मैं ऐसे, चलो पूरा लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, चलो ओवर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या लिक्विड जो भी तुम बोलो, ठीक है ना, ओवर द सॉल्यूशन। तो ये बात अभी भी यूज होती है, इससे सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सॉल्यूशन में, इससे तुम क्वेश्चन भी करोगे, ठीक है ना। तो देखो इसका पहले लिख लेते हैं मीनिंग क्या है। तो पार्शियल प्रेशर ये नहीं लिखना, ठीक है ना, ये हमारा सही नहीं है। अब जो लिखेंगे वो सही है, क्या है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये किसका है, गैस का, और ये भी किसका, गैस का। तो जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो क्या हो जाएगा,
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये हो गया हमारा क्या, हेनरी लॉ, ठीक है ना। ये है लॉ, ये सभी पहले दिया गया था लेकिन बाद में उसको अच्छे से मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखा गया। तो ये बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये KH क्या है? KH को बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। KH को क्या बोलते हैं? हेनरी लॉ कांस्टेंट। एक बात और समझो, KH टेम्परेचर डिपेंडेंट है। KH क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से KH की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होता है? इंक्रीज करता है। अब ये बताओ, तुम ये समझे थे कि गैस में हम क्या देखे थे? टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। इसका मतलब KH अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर KH की वैल्यू बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब यहां से ध्यान दो, ये KH बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। KH की वैल्यू जितना ज्यादा, सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा कम। चलो, ये हो गया सभी टर्म्स हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में। इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। देखो मैंने अभी क्या बोला, KH इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि KH कब इंक्रीज करता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। और कभी भी गैस जो है, गैस लिक्विड में डिजॉल्व कब होगा? जब टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि ये हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अब एक बात और देखो, जो KH है उसकी वैल्यू हमेशा डिफरेंट होती है डिफरेंट गैस के लिए। तो क्या लिखोगे? डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH वैल्यू। डिफरेंट KH वैल्यू मीन्स क्या कह सकते हो? KH क्या है? KH इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, ठीक है ना। नेचर ऑफ गैस, क्योंकि वो फिक्स नहीं है, तो जैसा गैस रहेगा वैसा KH की वैल्यू रहेगी। तो KH किस पे डिपेंड कर रहा है? गैस के नेचर पे। चलो, ये सब चीजें तो हो गया जनरल चीजें। अब एक ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ देखते हैं हम। तो देखो ग्राफ किस में देखेंगे? KH तो होगा नहीं, इसके और इसके बीच में ग्राफ देखते हैं कैसे होता है। तो यहां पे मैं लिख दिया हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ऐसे लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ गैस में जब देखा जाता है तो ये क्या होता है? बढ़ता जाता है, ठीक है। प्रेशर बढ़ाओगे, पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ाओगे तो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस भी बढ़ेगा। सिंपल बात है यार, स्पेस उतने ही है। एक बात बताओ, मेरे पास स्पेस इतना ही है, मोल फ्रैक्शन और बढ़ाते जाओ तो पार्शियल प्रेशर और बढ़ेगा नहीं? प्रेशर बढ़ेगा ना, क्योंकि इसमें स्पेस कम है और गैस तुम बढ़ाते जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा ही, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? एग्जैक्ट लीनियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लीनियर दिया हुआ है लेकिन एग्जैक्ट लीनियर नहीं होना चाहिए, बढ़ता है बस, ये समझ लो, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल ऑफ N2 गैस इज वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। देखो कितने में? 1 लीटर वाटर में हमको डिजॉल्व करना है। किसको? N2 गैस को। N2 को हमको डिजॉल्व करना है। एज्यूम दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस दे दिया है। सॉल्यूशन मैं लगा रहा हूं, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखो मैं कर रहा हूं, क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दिया हुआ है 0.987 बार, ठीक है। KH की वैल्यू दिया हुआ है N2 के लिए, KH की वैल्यू कितना दिया है?
76.48 किलो बार है। सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है यूनिट, किलो बार। तो इसको बार में पहले कन्वर्ट करोगे, क्या हो जाएगा 76.48 किलो को 10⁻³ लिख सकते हैं बार। मैंने किलो बार को बार में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ये भी बार में है तो वो भी बार में होना चाहिए, ठीक है ना। अब लिखो फॉर्मूला जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, यही होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0.987। ये मैं फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, हमको चाहिए क्या, पहले ये देखो, हाउ मेनी मिली मोल ऑफ N2 गैस वुड बी डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखेंगे जब निकल जाएगा तो हम बता देंगे कि नहीं कितना डिजॉल्व होगा। 0.987 KH की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 76.48 इंटू 10⁻³, ठीक है। अब क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इसी को तो निकालना है हमको, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। इसको डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵। क्या हो जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵। ये हमारा क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। मोल फ्रैक्शन किस में है, वाटर में है, इसका मतलब दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक वाटर प्रेजेंट है, एक N2 प्रेजेंट है। तो मोल फ्रैक्शन किसी का कैसे निकालते हो, तो यहां पे लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल्स टू मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ वाटर। होगा कि नहीं, यही होता है मोल फ्रैक्शन, है कि नहीं। चलो अब ध्यान दो, मोल्स ऑफ N2 निकाल लोगे तो मिली मोल निकल जाएगा, तो लेकिन मोल्स ऑफ N2 निकलेगा कैसे, अगर मोल्स ऑफ H2 को पता रहेगा तब तो मोल्स ऑफ H2 को देखो कितना निकलेगा, 1 लीटर तुमको दे दिया है, क्या दिया है 1 लीटर तुमको दे दिया है। तो यहां पे कैसे पता चलेगा, 1000, तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई कितना होगा, वाटर का कितना होता है 1 लीटर नहीं होगा, यहां पे 1 kg होगा, सॉरी, ठीक है 1 kg ऑफ वाटर। तो यहां पे देखो 1000 क्या हो जाएगा ग्राम, और डिवाइडेड बाई वाटर का कितना होता है 2 इंटू 16, टोटल 18, ठीक है ना। तो 18 मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा 55.55 आएगा, वो यहां पे हम रख देंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ N2 प्लस 55.55। एक बात ध्यान दो, ये जो है बहुत कम है, मोल्स ऑफ N2 बहुत कम है। हमको कैसे पता सर बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आया हुआ कितना है, बहुत कम है, देख रहे हो ना 10⁻⁵ है, मतलब 0.00001, ठीक है। तो 40 फिर 1 है, इसका मतलब इसका मोल बहुत कम है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये जब ज़्यादा कम है तो हम डेनोमिनेटर को क्या करेंगे, ये वाला पार्ट हटा देंगे, तो बस यही बचेगा। तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन कितना दिया है 1.29 इंटू 10⁻⁵, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 55.55 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ N2 निकल गया, मोल्स ऑफ N2 निकल गया। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 7.16 इंटू 10⁻⁴, 7.16 इंटू 10⁻⁴। ये हमारा क्या आ गया मोल्स ऑफ N2, और हमको क्या चाहिए मिली मोल। तो बस ये मोल है, जब मिली मोल में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हो, एक बात हमें बताओ, ये मोल दिया हुआ है, मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई। तो 7.16 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिली मोल में। समझ में आ गया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिली मोल। अब ये ध्यान दो, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, तो इससे कट होगा तो एक बचेगा, -1 क्या होगा बचेगा, तो ये कट गया, कितना हो गया -1। जब इससे डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट और एक इधर चला आएगा, तो 0.716 मिली मोल आ गया, मोल्स ऑफ N2 आ गया 0.716 मोल, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा जनरल चीज कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका ये तो एग्जांपल है तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में
एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। देखो ये क्वेश्चन है, H2S a toxic gas with rotten egg like smell is used for qualitative analysis। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। इफ solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल, मोलल स्मॉल m दिया है मतलब मोलालिटी दिया है, ठीक है ना। मैंने तुमको यही बताया था कि जहां स्मॉल m हो वो मोलालिटी, जहां कैपिटल M हो वो मोलारिटी। तो इसको पहले समझो कि ये लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। तो 0.195 ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 0.195 मोलल का मतलब है 0.195 मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। चलो ये हो गया। अब एक ध्यान दो, 0.195 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल हमको पता चल गया। सॉल्यूट क्या हमारा H2S है, तो इस सॉल्यूट को हम क्या लिख देते हैं H2S। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट किस में डिजोल्व कर रहे हो, वाटर में, तो क्या हो जाएगा सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर हो जाएगा। आप समझ में आ गया। अब ध्यान दो, ये मोल्स पता चल गया H2S का, तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो कि नहीं। यहाँ से H2O का मोल पता चल जाएगा, यहाँ से H2O का मोल पता चल जाएगा। तो H2O का 1 kg का मोल, अभी इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कराया था कि 1 kg का मोल क्या होगा। 1 kg H2O का मोल कितना होता है 55.5 मोल्स ऑफ H2O। कैसे बताया था कि 1 kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो इतना ग्राम होगा, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ H2O। मोलर मास ऑफ H2O 18, तो यही तो होता है मोल ऑफ H2O। गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना आ गया था 55.55। ये तो मोल दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा कि नहीं। किसका निकालोगे मोल फ्रैक्शन, गैस का। गैस क्या है हमारा H2S है, गैस क्या है H2S है। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2S। तो मोल्स ऑफ H2S कितना है 0.195 है कि नहीं, और डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ वाटर कितना है 55.55। एक बात बताओ, इसके रिस्पेक्ट में इसकी कोई वैल्यू है नहीं है, लेकिन फिर भी ऐड करना है तो कर सकते हो, ठीक है ना। चलो ऐड ही कर दो, 195 डिवाइडेड बाई, अगर इसको 1 इसको क्या कर दो 2 ही कर दो, इसको एग्जैक्ट 2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 20 तो 575 क्या हो जाएगा 75। अब H2S मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकल गया। हमको क्या चाहिए, STP दिया हुआ है। STP पे कोई भी पार्शियल प्रेशर कितना होता है, पार्शियल प्रेशर 1 बार, ठीक है ना। पहले क्या लिया जाता था, कहाँ गया, अच्छा इसके पहले वाले में लिखा था 0.987 लिया जाता था पहले, लेकिन अब 1 बार ही लिख देते हैं, ठीक है ना। चलो तो 1 बार। अब यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस क्या है H2S, कितना दिया है STP पे 1 बार ही होगा। अब एक बात समझो, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा रहे हैं KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, होगा कि नहीं। और हमको क्या बोला है KH को ही कैलकुलेट करने के लिए, तो कैलकुलेट करो KH को, क्या हो जाएगा 0.195 डिवाइडेड बाई 55.75 इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S लिख दिया है इधर, क्या करें। चलो इधर ही KH कर देते हैं और प्रेशर इधर लिख देते हैं, कितना प्रेशर 1 बार है ना। तो ये जब KH इधर है, ये उधर जाएगा, ये टोटल वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो KH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 55.75 डिवाइडेड बाई 0.195, डिवाइड कर लो, जितना भी आंसर आ जाएगा वही हमारा क्या होगा हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, वही हमारा क्या होगा हेनरीज कांस्टेंट। आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज। KH की वैल्यू तुमको दिया हुआ है, ठीक है ना, कितने टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, 500 ml ऑफ सोडा वाटर दिया हुआ है। व्हेन पैड अंडर
2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। एक बात बताओ, सबसे पहले वाटर का हम क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। मोल निकालो वाटर का, क्या हो जाएगा 500 है डिवाइडेड बाई 18 कितना हो जाएगा 27.77। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना 27.77 मोल्स ऑफ वाटर निकल गया और दिया है ना यहाँ पे। ठीक है, तो इससे निकल गया हमारा ये। अब KH की वैल्यू दिया हुआ है वो भी लिख दो, क्या दिया है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। और क्या दिया हुआ है 2.5 atm। ये KH किसके लिए है, CO2 के लिए है, क्योंकि CO2 गैस है ना। अब 2.5 atm भी दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर भी, तो यहाँ पे लिख दो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना दिया है 2.5 atm। atm दिया है, उसको पास्कल में कन्वर्ट करो तो 1 atm इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 atm इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, इतना होता है। ठीक है ना, मैंने ये तुम लोग 11th में पढ़े होंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2.5 atm है, तो atm की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा लिख सकता हूँ, तो रखो क्या हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये हो गया हमारा जितना दिया हुआ है हमको। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ये होगा। अब ये दिया हुआ है तुमको 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल हो गया। KH की वैल्यू जो दिया है लिख दो 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ये हमको चाहिए। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये देखो इससे ये कटेगा 3 बचेगा अभी 10⁻3, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू इतना डिवाइडेड बाई 1.67, 2.5 1.013 डिवाइडेड बाई 1.67। मोबाइल अलाउ सॉरी कैलकुलेटर अलाउ है ही, कैलकुलेट इसको कर लेना। देखो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा मैं बता दे रहा हूं, मोल फ्रैक्शन आएगा 0.00 और हाँ सॉरी 0.00152 आएगा। कितना आएगा 0.00152, ये क्या आया मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अब एक बात ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ गया, लिखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, लेकिन हमको मोल फ्रैक्शन नहीं चाहिए, क्या चाहिए कितना वेट है उसका, क्वांटिटी चाहिए CO2 का। ठीक है ना, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, यही होगा। अब मोल्स ऑफ CO2 मोल फ्रैक्शन कितना दिया है यहाँ पे रख दो 0.00152 मोल्स ऑफ CO2। एक बात ध्यान दो, ये 27.77, फिर आ गया मोल्स ऑफ CO2, ये इतना कम है, ये खुद इतना मोल फ्रैक्शन कम है CO2 का कि मोल्स भी कम आएगा। जब मोल्स कम आएगा तो इसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, तो मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आंसर आता है, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद आया 0.042, 0.042। अब बताओ 27 की रिस्पेक्ट में इसकी क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने उसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो मोल्स ऑफ CO2 आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए क्वांटिटी। अब देखो आ गया आंसर, आ गया कैसे सर, तो मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू मास ऑफ CO2 होगा कि नहीं, और यही हमसे पूछ रहा है मास ऑफ CO2 इन ग्राम। इसको इधर करो, देखो मास ऑफ CO2 होगा। अब ध्यान दो मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, मोलर मास ऑफ CO2, तो मोलर ऑफ मास ऑफ CO2 क्या होगा 44, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 है 32 हो जाएगा, टोटल 44 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, 44 ग्राम पर मोल, तो ये हो गया। अब मोल्स ऑफ CO2 दिया हुआ है, कितना दिया है 0.042 इज इक्वल्स टू मास ऑफ CO2 इन ग्राम डिवाइडेड बाई 44, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा मास ऑफ CO2 इन ग्राम इज इक्वल्स टू 44 से इसे मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 1.833 ग्राम ऑफ CO2
अब समझ में आ गया CO2 कितना यूज होगा। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 कितना है 1.833 ग्राम। ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है ना, वेपर प्रेशर से रिलेटेड जब लिक्विड में सॉलिड मिक्स होगा या लिक्विड में गैस मिक्स होगा या लिक्विड लिक्विड मिक्स होगा, तो एक बात समझना, चलो मैं उस टाइम जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। सॉलिड का वेपर प्रेशर 0, क्योंकि सॉलिड को तुम हीट करोगे तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है ना, चलो वो मैं उस टाइम बता दूंगा।